Hello students, welcome to RS accounting classes. Today we are going to discuss elasticity of demand microeconomics chapter 4 BCom first sem and ये मेरा टेलीग्राम चैनल है RS accounting classes. आप इसको ज्वाइन कर लीजिए. यहाँ पर आपको आने वाले वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहेंगी. इसके अलावा स्टडी मटेरियल, सिलेबस PDF, सैम्पल पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स वो आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे. सो प्लीज़ ज्वाइन इट. फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग और डिटरमाइनिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो ईडी को हम यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि किसी भी कमोडिटी की जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इक्वल टू 1 भी हो सकती है, लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 1. जो लेस देन 1 होगा उसको हम कहेंगे इन इलास्टिक और लेस इलास्टिक. ग्रेटर देन 1 में कहेंगे कि ये क्या है, इलास्टिक और मोर इलास्टिक. सो इन इलास्टिक और इलास्टिक होने का मतलब क्या हुआ, अगर प्राइसेस के इंक्रीज होने से, प्राइसेस के डिक्रीज होने से डिमांड पे ज़्यादा अफेक्ट ना हो, डिमांड में ज़्यादा चेंज ना आए तो इलास्टिसिटी हो जाएगी इन इलास्टिक. अगर प्राइसेस के इंक्रीज और प्राइसेस के डिक्रीज होने से डिमांड में चेंज आता है और ज़्यादा चेंज आ रहा है तो वो उसकी इलास्टिसिटी हो जाएगी इलास्टिक. अब हर एक कमोडिटी की जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इन इलास्टिक भी होती है, इलास्टिक भी और यूनिटरी भी. अब ये अलग अलग इलास्टिसिटी होने का रीज़न क्या है. ऐसे बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं जो कमोडिटीज़ होती है उनकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को. अब हम एक एक करके सभी फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट फैक्टर क्या है, नेचर ऑफ द कमोडिटी. तो सबसे पहले किसी भी कमोडिटी की जो इलास्टिसिटी होती है वो डिपेंड करती है कि उस कमोडिटी का, उस गुड्स का नेचर क्या है, और नेचर के बेसिस पे जो कमोडिटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. तो फर्स्ट टाइप में आते हैं नेसेसरी गुड्स, सेकंड में आ जाएंगे कंफर्ट गुड्स और थर्ड में आ जाएंगे लग्जरियस आइटम. नेसेसरी गुड्स वो गुड्स होती हैं, वो कमोडिटीज होती हैं जो नेसेसिटी है लाइफ की, जो ज़रूरी है कि इनके बिना एक ह्यूमन है वो सरवाइव नहीं कर सकता, वो उसके डेली रूटीन का पार्ट है. फॉर एग्जांपल सोल्ट, मैच बॉक्स, कैरोसिन ऑयल, ये सब. कंफर्ट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनसे ह्यूमन की जो लाइफ है वो इजी हो जाती है, आसान हो जाती है, आरामदायक हो जाएगी, जैसे रेफ्रिजरेटर, कूलर, फैन, ये सब. लग्जीरियस आइटम में आते हैं जिससे ना ह्यूमन की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंक्रीज हो गया और सोसाइटी में उसका जो स्टेटस सिंबल होता है उन गुड्स का, जैसे महंगे महंगे कारपेट हो गए, कार, AC, ये सब. तो हर एक जो कमोडिटी है उसकी जो इलास्टिसिटी होगी वो अलग होगी. नेसेसरी गुड्स के केस में जो ED होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, वो क्या होती है, इन इलास्टिक, लेस देन 1. इन इलास्टिक कैसे होगी, अब देखो जैसे सोल्ट है, सोल्ट के बिना हमारा काम नहीं चल सकता. अब सोल्ट के प्राइसेस इंक्रीज हो या सोल्ट के प्राइसेस डिक्रीज हो तो सोल्ट की डिमांड पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा. ठीक है, अगर चेंज आया भी डिमांड में तो माइनर सा चेंज होगा, ज़्यादा चेंज नहीं होगा. इसीलिए नेसेसरी गुड्स की जो इलास्टिसिटी होती है वो इन इलास्टिक हो जाएगी. कंफर्ट गुड्स के केस में इक्वल टू 1 होती है कि अगर प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी और सेम परसेंटेज से होगी, और जब प्राइसेस डिक्रीज हो जाएंगे तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी. यहाँ पे ED की वैल्यू इक्वल टू 1 होती है. थर्ड है लग्जीरियस आइटम, जो महंगे महंगे कारपेट्स, ज्वेलरी, ये सब जो महंगे आइटम्स होते हैं जिससे स्टेटस सिंबल इंक्रीज होता है. तो लग्जीरियस आइटम में जो ED होती है वो ग्रेटर देन 1 इलास्टिक होगी. अगर इन गुड्स का जो प्राइस है वो इंक्रीज हुआ तो जो डिमांड है
काफ़ी मात्रा में क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। कि जितना परसेंटेज चेंज प्राइस में आया है उससे ज़्यादा परसेंटेज चेंज किस में आएगा, डिमांड में। अगर प्राइसेस डिक्रीज़ होंगे तो डिमांड इंक्रीज़ होगी। इन नेसेसरी गुड्स के केस में डिमांड में चेंज कम आता है। कंफर्ट गुड्स के केस में डिमांड में इक्वल चेंज आएगा। जितना चेंज प्राइस में हो रहा है सेम चेंज डिमांड में होगा। लग्जरियस गुड्स के केस में क्या होता है कि जितना परसेंटेज चेंज प्राइस में हुआ था उससे ज़्यादा परसेंटेज चेंज डिमांड में होगा। सेकंड है अवेलेबिलिटी ऑफ द सब्सटीट्यूट्स। सब्सटीट्यूट्स गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको हम एक दूसरे के प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे टी एंड कॉफ़ी, बॉल पेन एंड जेल पेन, पेप्सी एंड कोक। तो ये वाले गुड्स। अब हमने ये देखना है कि जो भी हम जिस गुड्स की हमने चेक करनी है इलास्टिसिटी, क्या उस गुड्स के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं या फिर नहीं। तो क्या हो सकता है, या तो उसके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होंगे या फिर सब्स्टिट्यूट नॉट अवेलेबल। अगर जिन गुड्स के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होते हैं उन गुड्स की जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी, इलास्टिक होगी। और जिन गुड्स के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है उनकी जो इलास्टिसिटी होगी वो लेस देन 1, इन इलास्टिक होगी। ऐसा कैसे, जैसे हमने सब्स्टिट्यूट के ले लिया टी एंड कॉफ़ी। अगर कॉफ़ी के प्राइसेस इंक्रीज हो गए तो क्या है, कंज्यूमर के पास ऑप्शन अवेलेबल है कि वो टी को परचेज कर सकता है। तो यहाँ पे टी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी और कॉफ़ी की डिमांड डिक्रीज हो गई। ठीक है, अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होगा तो उस कमोडिटी की डिमांड पे फ़र्क पड़ेगा, और जब डिमांड पे इफेक्ट होगा तो उसकी इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, इलास्टिक। अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, मतलब जो गुड्स हम खरीदने वाले हैं उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है मार्केट में या है ही नहीं, तो क्या होगा उसकी डिमांड, तो उसके प्राइसेस चाहे इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज हो हमें वही गुड्स परचेज करना होगा। इसलिए उसकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो लेस देन 1, इन इलास्टिक हो जाएगी। थर्ड है गुड्स विद डिफरेंट यूजेस। या तो ये हो सकता है कि एक गुड्स के जो बहुत सारे यूजेस हैं, डिफरेंट यूजेस हैं, या फिर हो सकता है कि उसके डिफरेंट यूजेस नहीं हैं। अगर उस गुड्स के डिफरेंट यूजेस हैं तो उसकी जो इलास्टिसिटी होगी वो ग्रेटर देन होगी, ग्रेटर देन 1, इलास्टिक हो जाएगी। और जिस गुड्स के डिफरेंट यूजेस नहीं हैं, सिंगल यूज हैं, उसकी जो इलास्टिसिटी होगी वो लेस देन 1 हो जाएगी, इन इलास्टिक हो जाएगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं मिल्क का, तो मिल्क से क्या कर सकते हैं, कर्ड बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं, मावा, खीर, और पीने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो अगर मिल्क के प्राइसेस कम हो जाए तो कंज्यूमर क्या करेगा, उसको ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज करेगा क्योंकि उसके प्राइसेस कम हो गए, क्योंकि उस प्रोडक्ट के ज़्यादा यूजेस हैं। पहले तो अगर वो उसके प्राइसेस उसको महंगा लग रहा था, वो सिर्फ पीने के लिए दूध को परचेज कर रहा था, लेकिन जैसे ही प्राइसेस कम हुए तो उसको वो अदर पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकता है, जैसे दही बनाने के लिए, पनीर बनाने के लिए, मावा बनाने के लिए, ये सब। और जब इसके प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे तो इसकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। जो इम्पोर्टेंट यूज़ है सिर्फ उसी के लिए जो मिल्क है वो उसको परचेज करेगा। तो जिस भी कमोडिटी की हमें चेक करनी है कि उसकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, तो पहले हम ये चेक कर लेंगे क्या उस गुड्स के डिफरेंट यूजेस हैं या फिर उस गुड्स का सिर्फ सिंगल यूज़ है। डिफरेंट यूजेस हुए तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, इलास्टिक हो जाएगी। और उस गुड्स के सिंगल यूज़ हुआ, कोई डिफरेंट यूज़ नहीं है, तो उसकी जो इलास्टिसिटी है वो लेस देन 1, इन इलास्टिक हो जाएगी। फोर्थ फैक्टर है पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज़,
कि जो भी हम गुड्स यूज़ करने वाले हैं क्या उसके यूज़ को पोस्टपोन, कि हम अभी यूज़ नहीं करते, अब इसको परचेज़ नहीं करते, इसको फ्यूचर में परचेज़ करेंगे। या फिर ऐसा होता है कई बार कि जो चीज़ हमें चाहिए वो अभी के अभी चाहिए, उसको हम पोस्टपोन नहीं कर सकते। तो ये चेक करेंगे अगर उसको हम पोस्टपोन कर सकते हैं और नहीं कर सकते। अगर हमने उसको पोस्टपोन कर सकते हैं तो उसकी जो इलास्टिसिटी होगी वो इलास्टिक हो जाएगी, और जिस गुड्स के यूज़ को हम पोस्टपोन नहीं कर सकते उसकी जो इलास्टिसिटी होगी वो इन इलास्टिक होगी। जैसे कि आपने घर बनाने का सोचा, ठीक है, अब आपके पास अभी जो चूना है, जो सीमेंट, रेत, मार्बल्स, जो भी उसमें मटेरियल्स यूज़ होगा उसके प्राइसेस क्या हैं, हाई है, ज़्यादा महंगे हैं। तो आप क्या कर सकते हो, उस घर को बनाने का जो यूज़ है, मतलब कि बनाना चाहते हो उस घर को, तो आप उसको थोड़ा पोस्टपोन कर सकते हो कि अभी नहीं, जब सब कुछ सस्ता हो जाएगा तो फ्यूचर में बनाएंगे उसको, यानी कि वो अभी आपके लिए इतना ज़रूरी नहीं है, उसको आप पोस्टपोन कर सकते हो। ईजी एग्जांपल लेना है तो जैसे कि आपको मोबाइल फ़ोन परचेज़ करना है, तो आप यहाँ पे वेट करते हो कि जब ऑफ़र आएगा, जब फ़ोन सस्ता हो जाएगा उस टाइम पे परचेज़ करोगे, कि आपको अभी इतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है कि जो चीज़ आपको मतलब कि आज सोचा, बट ये नहीं है कि आप उसको आज ही परचेज़ करोगे, उसको फ्यूचर में भी परचेज़ कर सकते हो। तो उसके यूज़ को हमने पोस्टपोन कर दिया, तो उनकी जो डिमांड है वो क्या होगी, इलास्टिक होगी, कि जब उनके प्राइसेस इंक्रीज़ होंगे तो डिमांड कम है, और जब प्राइसेस डिक्रीज़ होंगे तो डिमांड उनकी इंक्रीज़ हो जाएगी। जैसे जब दिवाली पे ऑफ़र आते हैं, बिग बिलियन डेज आता है, तो फ्लिपकार्ट की जो सेल है वो ज़्यादा हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। और ऐसे भी गुड्स होते हैं जिनके यूज़ को हम पोस्टपोन नहीं कर सकते, जो हमें अभी चाहिए, मतलब अभी चाहिए, उसको हम फ्यूचर में नहीं डाल सकते। जैसे आपको अभी भूख लगी है तो जो खाने का आइटम होगा आपको उसे उसी टाइम पर परचेज़ करना होगा। ये नहीं कर सकते कि मुझे अभी भूख लगी है तो मैं 10 दिन के बाद खाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता ना। प्यास लगी है तो आपको पानी अभी पीना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप 1 महीने के बाद बोलोगे मुझे अब पानी पीना है, अब सस्ता हो गया, तो ऐसा नहीं होता। तो जिन गुड्स की डिमांड को, जिन गुड्स के यूज़ को आप पोस्टपोन नहीं कर सकते, उनकी जो इलास्टिसिटी होगी वो इनइलास्टिक होगी। अब चाहे उनका प्राइसेस इंक्रीज़ हो या फिर प्राइसेस डिक्रीज़ हो, आपको यहाँ पे उन कमोडिटीज़ की जो डिमांड है वो क्रिएट करनी ही पड़ेगी, ठीक है। इसलिए उनकी जो डिमांड है, इलास्टिसिटी है, वो इनइलास्टिक होती है। फिफ्थ फैक्टर है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर की इनकम को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो हाई इनकम, लो इनकम, मिडल इनकम। जिन कंज्यूमर की इनकम हाई और लो होगी, या तो बहुत ही ज़्यादा इनकम है या बहुत ही कम इनकम है, उनके लिए जो प्रोडक्ट की, कमोडिटीज़ की जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो लेस देन 1 होगी, इन इलास्टिक होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो उनकी इनकम हाई है, लो है, वो इनकम होने से अगर कमोडिटी के प्राइसेस इंक्रीज़ होते हैं या डिक्रीज़ होते हैं तो डिमांड पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। जो मिडिल इनकम होती है उनके लिए जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, इलास्टिक हो जाएगी, कि जब प्राइसेस इंक्रीज़ होंगे तो डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी, और जब प्राइसेस डिक्रीज़ होंगे तो डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे जो चेंज आ रहा है ना, प्राइस में जितना चेंज आया उससे कहीं ज़्यादा चेंज आ जाएगा डिमांड में। सिक्स्थ फैक्टर है हैबिट ऑफ द कंज्यूमर, कि कंज्यूमर को जो भी गुड्स वो यूज़ कर रहे हैं क्या उसकी हैबिट है या फिर नहीं है। अगर उसको उसकी हैबिट लगी हुई है तो उसके लिए जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो लेस देन 1 होगी, इन इलास्टिक होगी। अगर आप किसी भी कमोडिटी के हैबिचुअल हो, चाहे वो आपको महंगी मिले या सस्ती मिले, आप उसको परचेज कर लोगे तो डिमांड पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कोई ऐसी कमोडिटी है जिसके मतलब का कोई हैबिट नहीं है कि अगर मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो इट्स ओके, तो उनके लिए जो इलास्टिसिटी होती है वो ग्रेटर देन 1 होगी, इलास्टिक हो जाएगी। जब उनके प्राइसेस कम होंगे तो उनकी डिमांड ज़्यादा होगी, और जब उनके प्राइसेस ज़्यादा होंगे तो उनकी डिमांड कम हो जाएगी।
प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन अ कमोडिटी। अभी जो फिफ्थ पॉइंट में हमने किया था कंज्यूमर की इनकम, हाई इनकम, लो इनकम एंड मिडिल इनकम। अब यहाँ पे देखने हैं कि जो कमोडिटी पर जो कंज्यूमर है वो अपनी इनकम का कितना प्रपोर्शन खर्च करेगा। अब यहाँ पे भी हो सकता है कि जो वो अपना बिल्कुल मतलब कि हाई इनकम मतलब कि हाई प्रपोर्शन यूज़ कर रहा है, इनकम का ज़्यादा से ज़्यादा जो पोर्शन है वो उस कमोडिटी पे यूज़ होता है। या फिर हो सकता है कि बहुत ही कम, बिल्कुल ही रेयर, यानी कि थोड़े बहुत 15-20 रुपये, बहुत ही कम जो प्रपोर्शन है 1-2% आपकी इनकम का, वो उन कमोडिटी पे कंज्यूम हो रहा है। या फिर जो थर्ड है वो है मिडल, कि बीच वाला, ना ज़्यादा और ना ही कम। जब कंज्यूमर अपनी इनकम का हाई और लो प्रपोर्शन कंज्यूम करेगा, उस पर यूज़ करेगा, स्पेंड करेगा, तो उसकी जो इलास्टिसिटी होती है वो क्या हो जाएगी, लेस देन 1, इन इलास्टिक। और मिडल होगी तो इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 1, इलास्टिक होगी। प्राइस लेवल, प्राइस का लेवल क्या हो सकता है, हाई लेवल, लो लेवल, मिडल लेवल। इसमें भी सेम आएगा, अगर जो भी गुड्स परचेज कर रहे हो उसका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है या बहुत ज़्यादा लो है, तो उन केस में जो इलास्टिसिटी होगी वो लेस देन 1, इन इलास्टिक होगी। और जिनका प्राइस मिडल है, बीच का है, उनके लिए जो इलास्टिसिटी होगी वो ग्रेटर देन 1, इलास्टिक हो जाएगी। टाइम, टाइम फैक्टर है, वो भी अफेक्ट करता है किसी भी कमोडिटी की इलास्टिसिटी को। जो टाइम होगा, या तो वो टाइम हो सकता है शॉर्ट पीरियड या फिर होगा लॉन्ग पीरियड। अगर शॉर्ट पीरियड है तो उसकी जो इलास्टिसिटी होगी वो लेस देन 1 होगी, इन इलास्टिक होगी। अगर लॉन्ग पीरियड टाइम होगा तो उसकी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, इलास्टिक होगी। अब देखो ऐसा क्यों हुआ, अगर आपको कोई भी कमोडिटी परचेज करने के लिए अगर बहुत ही कम टाइम दिया जाए, थोड़ा सा ही टाइम पीरियड आपको मिले, तब ज़्यादा नहीं सोच सकते, कंपैरिजन नहीं कर सकते अलग अलग गुड्स को, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं ढूंढ सकते इतना जल्दी, तो आपको जो गुड्स मिल रहा है एट अ टाइम पे आपको वही परचेज करना पड़ेगा, चाहे उसका प्राइस ज़्यादा हो या फिर कम हो। तो डिमांड पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड दिया जाए, टाइम पीरियड लॉन्ग हो जाए, तो उसकी इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, इलास्टिक हो जाएगी, ग्रेटर देन 1 होगी। क्यों, अब आप उसका सब्स्टिट्यूट भी ढूंढ सकते हो कि अगर ये गुड्स महंगा पड़ रहा है तो इसकी जगह पे कोई दूसरा गुड्स है जो यूज हो सकता है, उसको परचेज कर लेंगे, तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, और जो महंगा है उसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो लंबे टाइम में, लॉन्ग पीरियड में प्राइसेस के इंक्रीज और डिक्रीज होने से डिमांड पे फर्क पड़ता है। शॉर्ट पीरियड में प्राइसेस के इंक्रीज और डिक्रीज होने से डिमांड पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए शॉर्ट पीरियड में जो इलास्टिसिटी होती है वो इनइलास्टिक, और लॉन्ग पीरियड में जो इलास्टिसिटी होगी वो इलास्टिक। टेंथ फैक्टर है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स हम कर चुके थे। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो जो एक दूसरे के स्थान पे यूज हो सकते हैं, जैसे टी एंड कॉफ़ी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी डिमांड एक साथ होती है, जॉइंट डिमांड होती है, और वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। अगर हमने गुड्स को परचेज कर लिया, उसके साथ दूसरा गुड्स भी हमें परचेज करना पड़ेगा। अगर उसको परचेज नहीं करा तो पहले वाले गुड्स का कोई भी यूज़ नहीं है। जैसे आपने पेन परचेज कर लिया बट उसकी इंक नहीं ली, तो वो पेन भी किसी काम का नहीं है। आपने मोबाइल फ़ोन परचेज कर लिया बट उसमें रिचार्ज नहीं करवाया, तो मोबाइल फ़ोन भी किसी काम का नहीं है। आपने कार परचेज कर ली, उसमें पेट्रोल नहीं डलवाया, तो वो कार भी किसी काम की नहीं है। तो ये ऐसे गुड्स जिनकी डिमांड जॉइंट होती है, जो दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, पूरा करते हैं, वो हो जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में ज़्यादातर क्या होता है, इनकी जो डिमांड होगी, इलास्टिसिटी होती है, वो लेस देन 1, इन इलास्टिक होगी।
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का सेकंड टाइप है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इससे पहले हमने किया था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसमें क्या था कि कमोडिटी के प्राइस में चेंज आने से, कि जो परसेंटेज चेंज आया है प्राइस में, उसकी वजह से परसेंटेज चेंज आएगा डिमांड में, और अदर फैक्टर्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट। सेम ऐसे ही इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में भी होगा कि जो परसेंटेज चेंज आएगा कंज्यूमर की इनकम में, और फिर उसकी वजह से परसेंटेज चेंज आएगा डिमांड में। ईडी का फॉर्मूला क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। इनकम को हम डिनोट करते हैं कैपिटल वाई से, और हमें पता है कि कंज्यूमर की जो इनकम है और डिमांड है उनमें पॉजिटिव रिलेशन होगा। जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी, कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज होगी तो डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी। जबकि प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन था, नेगेटिव, प्राइसेस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज, प्राइसेस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज। तो वहाँ पे हमने फॉर्मूला में नेगेटिव साइन लगाया था क्योंकि नेगेटिव रिलेशन था। अब यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन है तो हम यहाँ पे नेगेटिव साइन का यूज नहीं करेंगे। और परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी डिवाइड बाय ओल्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई 100। और न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी कैसे लिखते हैं हम, डेल्टा क्यू, और डिवाइड बाय में क्यू मल्टीप्लाई 100। सेम ऐसे ही परसेंटेज चेंज निकालेंगे इनकम में, डेल्टा वाई डिवाइड बाय वाई मल्टीप्लाई 100। 100 से 100 कट गया, फिर हम इसको रीअरेंज करेंगे, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई वाई अपॉन डेल्टा वाई। और हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा वाई मल्टीप्लाई में वाई अपॉन में क्यू। अब एक इलस्ट्रेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल कि जो कंज्यूमर की इनकम है वो है 10,000। 10,000 इनकम पे वो क्या करता है, जो कमोडिटी की डिमांड करता है, क्वांटिटी परचेज करता है, क्यों, वो है 15। अब कंज्यूमर की इनकम क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, 10,000 से इंक्रीज होके 20,000 होगी, तो डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी, और डिमांड यहाँ पे हो जाती है 20 यूनिट्स। अब हमने क्या निकालना है, ईडी। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, ई वाई कर देंगे, इलास्टिसिटी यानी कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो जाएगा। तो डेल्टा फॉर्मूला क्या था, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वाई मल्टीप्लाई वाई अपॉन क्यू। डेल्टा वाई की वैल्यू क्या हो, डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q1 माइनस क्यू, 20 माइनस 15 5 डिवाइड बाय डेल्टा वाई 20,000 माइनस 10,000, ये हो गया 10,000 मल्टीप्लाई वाई की वैल्यू क्या है 10,000 एंड क्यू की वैल्यू क्या है 15। 10,000 से 10,000 कट गया, 5 3 ज़ा 15 एंड 1/3 की वैल्यू क्या होती है 0.33। तो यहाँ पे जो इलास्टिसिटी हो जाएगी ई वाई वो क्या है, लेस देन 1 है, लेस इलास्टिक। डिग्रीज ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जैसे हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डिग्रीज की थी, सेम ऐसे ही हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की भी डिग्रीज करेंगे। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो डिग्रीज थी वो 5 थी, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो डिग्री है वो 3 है, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो फर्स्ट क्या होगी हमारी, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो किसी भी कमोडिटी की पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस केस में होगी, जब गुड्स नॉर्मल होंगे। नॉर्मल गुड्स के केस में होता है ऐसा कि कंज्यूमर की इनकम के इंक्रीज होने से जो उसकी डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है, इनकम के डिक्रीज होने से जो डिमांड है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। इसको हम ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे,
ये हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। एक्स एक्सिस पे हमने लिया है क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे हम लेंगे इनकम। सो अज्यूम करते हैं कि जो पहले इनकम थी हमारी वो ओ वाई थी और क्वांटिटी थी हमारी ओ क्यू। अब क्या होगा, इनकम के इंक्रीज होने से ओ वाई से इनकम इंक्रीज कर दी ओ वाई 1, तो इनकम इंक्रीज होगी तो जो क्वांटिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी ओ क्यू से इंक्रीज होके ओ क्यू 1, और इसका जो स्लोप होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव। और ऐसा नॉर्मल गुड्स के केस में होगा कि जो इनकम और डिमांड का रिलेशन होता है वो डायरेक्ट रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। और इसका स्लोप कैसा बनेगा, अपवर्ड स्लोप बनेगा, पॉजिटिव स्लोप बनेगा। अब जो पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसके हम 3 केस पढ़ेंगे कि जो इलास्टिसिटी है ई वाई है वो कैसे आ सकती है, इक्वल टू 1। ई वाई क्या होगी, लेस देन 1, एंड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो जाएगी ग्रेटर देन 1। ऐसा कैसे होगा, तो ई वाई का जो हमने फॉर्मूला किया था वो क्या था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। अब देखो इक्वल टू 1 कब होगी, जो परसेंटेज चेंज आया है इनकम में वो सेम होगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी के। फॉर एग्जांपल कि जो कंज्यूमर की इनकम है अगर वो 50% से इंक्रीज हो गई तो 50% से ही क्या हो जाएगा, जो कंज्यूमर की डिमांड है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। और जब हम दोनों को कट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1। तो यहाँ पे ई वाई की वैल्यू हो गई 1। सेकेंड केस क्या है, ई वाई लेस देन 1। अब लेस देन 1 का मतलब क्या हुआ कि जो वैल्यू है वो 0 पॉइंट या 1 से कम रहेगी। तो इस केस में क्या होगा कि जो मान लो कि इनकम इंक्रीज हुई थी वो 50% ही है, लेकिन जो क्वांटिटी में जो चेंज आया था वो कम आया, 25% आया। इनकम तो इंक्रीज हुई 50% से और जो डिमांड में चेंज आया वो 25% से इंक्रीज हुई। तो यहाँ पे जो ई वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.5, और ये क्या है, लेस देन 1 है। ई वाई ग्रेटर देन 1 ये कब होगा कि जो परसेंटेज चेंज हुआ था इनकम में वो कम है और जो क्वांटिटी में परसेंटेज चेंज आएगा वो ज़्यादा है। वही सेम कि 50% से कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो गई, लेकिन 100% से जो क्वांटिटी डिमांड है वो इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी डिमांड में परसेंटेज चेंज हुआ है वो इनकम के चेंज से ज़्यादा है, एंड इसको कट करेंगे तो आंसर आएगा 2, और ई वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 1। ये 3 केस है हमारे, ठीक है। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी होती है नॉर्मल गुड्स के केस में, वहाँ पे पॉजिटिव स्लोप होगा क्योंकि इनकम एंड डिमांड का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है। इनकम के इंक्रीज होने से डिमांड इंक्रीज होगी, इनकम के डिक्रीज होने से डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। फिर हमने इसके 3 केस करने हैं, ई वाई इज इक्वल टू 1, लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 1। और ये हम कैसे निकालेंगे, जो परसेंटेज चेंज है इनकम में उसको कंपेयर करेंगे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड के साथ। अगर परसेंटेज चेंज दोनों का बराबर हुआ तो ई वाई 1 हो जाएगा। अगर जो परसेंटेज चेंज आया है क्वांटिटी डिमांड में वो लेस देन है परसेंटेज चेंज इन इनकम से तो ई वाई लेस देन 1 हो जाएगी। और जो परसेंटेज चेंज आया है क्वांटिटी डिमांड में वो ग्रेटर देन है परसेंटेज चेंज इन इनकम से तो ई वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। सेकंड डिग्री है नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो किसी भी गुड्स की जो नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो किस केस में होगी, जब गुड्स कैसे होंगे, गिवन गुड्स। गिवन गुड्स इंफीरियर गुड्स होते हैं, ये लो क्वालिटी के गुड्स होते हैं।
इन इन गुड्स में क्या होगा कि जो इनकम और डिमांड का रिलेशन होगा वो नेगेटिव होगा। इनकम के इंक्रीज होने से जो डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगी और इनकम के डिक्रीज होने से जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी। ऐसा कैसे? अब देखो, अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो जाती है तो फिर वो लो क्वालिटी का सामान क्यों परचेज करेगा, वो बेटर क्वालिटी का सामान परचेज करेगा। तो लो क्वालिटी गुड्स की जो डिमांड है वो कम हो गई। सेम ऐसे ही जब इनकम कम हो जाएगी, अब उसकी इनकम कम है, फिर वो हाई क्वालिटी के सामान को परचेज नहीं कर पाएगा तो उसको लो क्वालिटी का जो गुड्स है वो परचेज करना पड़ेगा। इसलिए गिवन गुड्स की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी। जैसे पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में स्लोप कैसा बना था, अपवर्ड स्लोपिंग। तो यहाँ पे नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जो स्लोप बनेगा वो हो जाएगा डाउनवर्ड स्लोपिंग। कि जैसे कंज्यूमर की इनकम यहाँ पे थी तो क्वांटिटी यहाँ पे है। अगर हमने कंज्यूमर की इनकम को इंक्रीज कर दिया, ओ वाई से इंक्रीज करके ओ वाई 1 कर दिया, तो देखो यहाँ पे इनकम इंक्रीज हुई है लेकिन जो क्वांटिटी है वो कम हो गई। दोनों में कैसा रिलेशन है? नेगेटिव रिलेशन है। और गिवन गुड्स के एग्जांपल दे सकते हो कि जो लो क्वालिटी का अनाज होता है, मोटे मोटे कपड़े होते हैं, मतलब कि जो लो क्वालिटी के गुड्स होते हैं जिनको मतलब मजबूरी में परचेज करता है कंज्यूमर, वो वाले गुड्स। इन्फीरियर गुड्स में लो क्वालिटी के सामान आता है लेकिन गिवन गुड्स में तो वेरी लो क्वालिटी हो जाता है। और यहाँ पे जो डिमांड कर्व है और इलास्टिसिटी होगी वो उसकी नेगेटिव हो जाएगी। थर्ड डिग्री है जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो वैल्यू है ई वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़ीरो। जैसे हमने प्राइस वाले में भी किया था कि ज़ीरो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वहाँ पे क्या था, ईडी की वैल्यू ज़ीरो कब होती थी कि जब प्राइस में प्राइसेस इंक्रीज हो या प्राइसेस डिक्रीज हो, जो क्वांटिटी डिमांड है वो कांस्टेंट रहेगी, उस पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। सेम यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, इनकम इंक्रीज हो या इनकम डिक्रीज हो, जो क्वांटिटी डिमांड है, डिमांड क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। अगर हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो कैसे आएगा? ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, ओरिजिन एक्स एक्सिस पे आपने क्वांटिटी लेना है, वाई एक्सिस पे इनकम। इसका स्लोप बनेगा पैरेलल टू वाई एक्सिस। इनकम चाहे ओ वाई हो, इनकम चाहे इंक्रीज हो जाए ओ वाई 1, लेकिन जो डिमांड है, क्वांटिटी डिमांड है, वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। कि इनकम के इंक्रीज और डिक्रीज होने से कंज्यूमर की जो क्वांटिटी डिमांड है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उस केस में जो उसकी इलास्टिसिटी हो जाएगी वो ज़ीरो हो जाएगी। और ऐसा किस गुड्स के केस में होता है? नेसेसरी गुड्स के केस में होगा। नेसेसरी गुड्स जो जरूरी होते हैं और जिन पे इनकम का बहुत ही कम पोर्शन है, प्रपोर्शन वो खर्च होता है, जैसे कि कैरोसिन ऑयल, मैच बॉक्स हो गया, सोल्ट हो गया, ये सब। सो हमने 3 डिग्री करी, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी एंड जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पॉजिटिव किस केस में होती है? नॉर्मल गुड्स के केस में, वहाँ पे इनकम और डिमांड का रिलेशन पॉजिटिव होगा। और जो सेकंड थी नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये होती है गिवन गुड्स के केस में, क्योंकि इस गुड्स के केस में जो इनकम और डिमांड का रिलेशन है वो नेगेटिव है। और थर्ड हमने किया जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये होती है नेसेसरी गुड्स के केस में। और यहाँ पे इनकम के इंक्रीज और डिक्रीज होने से नेसेसरी गुड्स की डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे ई वाई की वैल्यू ज़ीरो हो गई। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का थर्ड टाइप है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी, अब क्या होगा कि हम दो गुड्स के बीच का रिलेशन है वो देखेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। मतलब क्या हुआ कि जो कमोडिटी एक्स ली हमने, कमोडिटी वाई ली, अगर हम गुड्स एक्स का प्राइस लेते हैं तो जो गुड्स वाई है उसकी डिमांड होगी। उनके बीच का रिलेशन देखना है कि अगर कमोडिटी एक्स के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा
जो डिमांड है कमोडिटी वाई की। सेम ऐसे ही अगर प्राइसेस डिक्रीज हो जाएंगे तो कमोडिटी वाई की डिमांड पे क्या फ़र्क होगा, वो इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी। और इलास्टिसिटी देखनी है तो परसेंटेज चेंज देखेंगे यहाँ पे कि अगर कमोडिटी एक्स के प्राइस में जो परसेंटेज चेंज आया है उसकी वजह से कमोडिटी वाई की डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज आएगा, वो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में मेजर करेंगे। द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द proportional change in the quantity demanded of good X divided by the proportional change in the price of related goods Y। अब रिलेशन होगा, चाहे वो रिलेशन सब्स्टिट्यूट गुड्स के रूप में हो या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के रूप में हो। सो फॉर्मूला क्या होता है क्रॉस इलास्टिसिटी निकालने का। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाली थी तो हमने ईडी लिखा था, इनकम इलास्टिसिटी निकाली थी तो ई वाई। अब हम क्या निकाल रहे हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो हम यहाँ पे हम लिख देंगे ई सी। ई सी क्या हो जाएगा कि जो परसेंटेज चेंज है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड्स वाई डिवाइड बाय में परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड एक्स। जरूरी नहीं कि आपने कमोडिटी एक्स का प्राइस लेना है और कमोडिटी वाई की डिमांड, आप इसको उल्टा भी कर सकते हो कि जो एक्स की डिमांड और वाई का प्राइस। तो लेकिन जो आप जैसे कमोडिटी ले रहे हो ना, कंपैरिजन कर रहे हो, तो फॉर्मूला भी उस अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे एक्स की डिमांड और वाई का प्राइस लिया तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स डिवाइड बाय में परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड वाई, ये हो जाएगा। अगर इसी फॉर्मूला को मुझे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है, सो इसी क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू एक्स डिवाइड बाई क्यू मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय में डेल्टा पी वाई डिवाइड बाई पी मल्टीप्लाई 100, कि मैंने यहाँ पे चेंज निकाल लिया। और चेंज कैसे निकलता है, परसेंटेज चेंज Q1 न्यू क्वांटिटी माइनस में ओल्ड क्वांटिटी डिवाइड बाय में ओल्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई 100। सेम ऐसे ही प्राइस में होगा, बस यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो एक्स के लिए है और जो प्राइस है वो कमोडिटी वाई का। और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो 100 से 100 कट गया, तो डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू मल्टीप्लाई में पी अपॉन में डेल्टा पी। क्वांटिटी एक्स की है और प्राइस कमोडिटी वाई का। फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं, प्राइस ऑफ एक्स डिवाइड बाय में क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी वाई मल्टीप्लाई में चेंज इन डेल्टा क्यू ऑफ एक्स और डेल्टा पी वाई। अब हम करते हैं डिग्रीज ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की भी डिग्रीज की हैं, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की भी। सेम ऐसे ही क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की भी क्या है, डिग्रीज है, और ये भी कितनी है, 3। पहली डिग्री है पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो पॉजिटिव किस केस में होगी, जब गुड्स का रिलेशन कैसा है, सब्स्टिट्यूट, कि जो गुड्स हैं वो आपस में कैसे हैं, सब्स्टिट्यूट है, उनको हम एक दूसरे के स्थान पर एक दूसरे की प्लेस पे यूज कर सकते हैं, जैसे टी एंड कॉफी, पेप्सी एंड कोक। सो ये केस में हमें क्या निकालना है, इनकी इलास्टिसिटी निकालनी है, और वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। देखो मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे प्राइस हैं किसके, कॉफ़ी के, वो इंक्रीज हो गए तो जो डिमांड होगी टी की वो भी इंक्रीज हो जाएगी। प्राइस ऑफ कॉफ़ी इंक्रीज, डिमांड फॉर टी इंक्रीज। ऐसा क्यों, क्योंकि कॉफ़ी के प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो लोगों को जो कॉफ़ी है वो थोड़ी महंगी लगेगी, इसलिए वो किसको परचेज करेंगे, टी को परचेज करेंगे, तो जो डिमांड है वो टी की इंक्रीज हो जाएगी। सेम ऐसे ही अगर जो प्राइस है कॉफ़ी की वो डिक्रीज हो गए तो जो डिमांड है टी की वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी।
फॉर्मूला सेम रहेगा, ई सी इज इक्वल टू पी वाई डिवाइड बाई क्यू एक्स मल्टीप्लाई डेल्टा क्यू एक्स डिवाइड बाई डेल्टा पी वाई। और इसका जो डायग्राम कैसा बनेगा, पॉजिटिव है तो इसका स्लोप कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। एक्स एक्सिस पे हम ले लेते हैं क्वांटिटी ऑफ टी और वाई एक्सिस पे हम ले लेंगे प्राइस ऑफ कॉफ़ी। अगर कॉफ़ी के प्राइसेस ये यहाँ पे थे P, तो क्वांटिटी थी OQ। अगर जो प्राइसेस वो इंक्रीज हो गए OP1, कॉफ़ी के प्राइस इंक्रीज हुए हैं लेकिन जो डिमांड है वो किसकी इंक्रीज होगी, T की, OQ से OQ1। सेकेंड डिग्री है नेगेटिव, नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पॉजिटिव होती है सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में, तो नेगेटिव किस केस में हो जाएगी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे को पूरा करते हैं, जिनकी जो डिमांड है वो जॉइंट होती है, जैसे पेन एंड इंक, कार एंड पेट्रोल, मोबाइल फ़ोन एंड रिचार्ज, ये सब। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो पेन है अगर उसके प्राइसेस इंक्रीज हो गए तो जो इंक की डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ऐसे कैसे कि अगर देखो पेन के प्राइसेस अगर इंक्रीज हो गए तो लोगों ने पेन का परचेज करना बंद कर दिया, और जब पेन ही परचेज नहीं करेंगे तो इंक क्यों परचेज करेंगे, तो इंक की डिमांड कम हो जाएगी। अगर आप समझो जैसे कार के प्राइसेस इंक्रीज हो गए, अब लोगों ने गाड़ियाँ खरीदना बंद कर दिया, अब गाड़ियाँ ही नहीं है, कार्स ही नहीं है, तो पेट्रोल क्यों परचेज करेंगे। तो कार के प्राइसेस इंक्रीज हुए थे पर डिमांड किसकी कम हो गई, पेट्रोल की। सेम ऐसे ही अगर जो प्राइसेस हैं पेन के वो डिक्रीज हो जाएंगे तो जो डिमांड है इंक की वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि पेन सस्ते हो गए तो लोगों ने पेन परचेज कर लिए। अब पेन है, अब पेन यूज़ करने के लिए इंक भी परचेज करना पड़ेगा, तो इंक की डिमांड है वो इंक्रीज होगी, और इस केस में जो स्लोप बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। सो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, क्वांटिटी ऑफ इंक एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे हो जाएगा प्राइस ऑफ पेन। अगर पेन के प्राइस यहाँ पे थे तो जो इंक की क्वांटिटी है वो OP प्राइसेस से OQ क्वांटिटी है। अब प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पेन के प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं और इंक की क्वांटिटी कम हो गई, दोनों में नेगेटिव रिलेशन है, इसलिए जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो नेगेटिव हो जाएगी। थर्ड डिग्री है जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब जीरो किस केस में होगी, जब गुड्स का आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है, नो रिलेशन। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम ले व्हीट एंड शूज, व्हीट एंड शूज हमने एग्जांपल लिया, बट यहाँ पे इन दोनों का तो आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है, कहाँ पे व्हीट और कहाँ शूज। मतलब क्या व्हीट के प्राइसेस इंक्रीज डिक्रीज होने से शूज की डिमांड पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं। तो इसीलिए इस केस में जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इसी की वैल्यू हो जाएगी 0। Importance of price elasticity of demand. फर्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस अंडर मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार, कि यहाँ पे सिंगल सेलर होगा वही गुड्स को सेल करेगा। एक मोनोपोलिस्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट्स को, इनकम को मैक्सिमम करना, उसको इंक्रीज करना, और उसको इंक्रीज करने के लिए उसके पास जो गुड्स हैं उनके प्राइस उसको डिटरमाइन करने होंगे। जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो हेल्प करती है एक मोनोपोलिस्ट को गुड्स के प्राइस को डिटरमाइन करने में। कैसे, अगर जो गुड्स की इलास्टिसिटी है वो कैसे हुई, इन इलास्टिक, जिन गुड्स की इलास्टिसिटी इन इलास्टिक होती है उनके लिए वो कितने प्राइसेस चार्ज करेगा, हाई प्राइसेस। और जिन गुड्स की इलास्टिसिटी कैसी है, इलास्टिक, उनके वो प्राइस चार्ज करेगा लो प्राइसेस।
देखो इन इलास्टिक से क्या होता है कि अगर प्राइसेस इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए तो डिमांड पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, डिमांड कांस्टेंट ही रहेगी, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी। अगर चेंज हुआ तो वो माइनर सा ही चेंज होगा, तो वो हाई प्राइसेस चार्ज करके प्रॉफिट को अर्न कर सकता है। और जिन गुड्स की डिमांड इलास्टिक हुई, मतलब क्या हुआ कि प्राइस में चेंज होने से डिमांड पे इफेक्ट होगा। अगर प्राइसेस इंक्रीज हो गए तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, और प्राइसेस डिक्रीज होंगे तो डिमांड इंक्रीज होगी। तो उन गुड्स के वो लो प्राइसेस रख के अपनी जो सेल है वो इंक्रीज करता है, क्योंकि कम प्राइसेस रखने से डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, और डिमांड इंक्रीज होने से सेल इंक्रीज होगी, और सेल इंक्रीज होने से प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो जाएंगे। सेकंड है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। अब यहाँ पे किसको लेके है? प्राइस को लेके, कि जो एक मोनोपोलिस्ट होता है वो अलग अलग कस्टमर से अलग अलग जो प्राइसेस है वो चार्ज करेगा। तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। और डिस्क्रिमिनेशन किस बेस पे करेगा? उन गुड्स की इलास्टिसिटी के बेस पे। अगर जिन गुड्स की इलास्टिसिटी कंज्यूमर के लिए कैसी है? इन इलास्टिक, उनसे वो हाई प्राइसेस चार्ज करेगा। और जिन गुड्स की इलास्टिसिटी कंज्यूमर के लिए कैसी है? इलास्टिक, उनसे वो लो प्राइसेस चार्ज करेगा। इसीलिए जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है वो क्या करता है, जो डोमेस्टिक यूज़ के लिए बिजली प्रोवाइड की गई है उनसे हाई प्राइसेस चार्ज करेगा, क्योंकि उनके लिए जो इलास्टिसिटी होती है वो इन इलास्टिक होगी। और जो इंडस्ट्री यूज़ के लिए बिजली प्रोवाइड की जाती है उनसे वो लो प्राइस चार्ज करेगा, क्योंकि इंडस्ट्रीज के पास ऑप्शंस होता है कि अगर बिजली के रेट हाई हो गए तो वो उसकी जगह पे कोल, पेट्रोल, डीजल इनका यूज़ कर सकती है। तो अपनी डिमांड को मेंटेन करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है डोमेस्टिक यूज़ के लिए प्रोवाइड की गई इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर हाई प्राइसेस चार्ज करेगा, और इंडस्ट्री यूज़ के लिए प्रोवाइड की गई इलेक्ट्रिसिटी पर लो प्राइसेस चार्ज करेगा। थर्ड इज प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ जॉइंट सप्लाई। तो ऐसे गुड्स भी होते हैं जिनकी सप्लाई कैसी होगी? जॉइंट होगी, एक साथ ही होगी। फॉर एग्जाम्पल कॉटन एंड कॉटन सीड। सो कॉटन की जो डिमांड होती है, इलास्टिसिटी होती है, वो कैसी होगी? इन इलास्टिक। इसीलिए जो कॉटन के प्राइसेस है वो कैसे होते हैं? हाई प्राइसेस। कॉटन सीड की जो इलास्टिसिटी होती है वो इलास्टिक, और इनके जो प्राइसेस होते हैं वो लो प्राइसेस। तो जिन प्रोडक्ट की सप्लाई जॉइंट होगी तो पहले जो भी सेलर है, जो उसको सप्लाई कर रहा है, सप्लायर है, वो चेक करेगा कि उनमें से किस प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी इन इलास्टिक है और किस प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी इलास्टिक है। जिनकी इन इलास्टिक होगी उनके वो हाई प्राइसेस चार्ज करेगा, और जिनकी इलास्टिक होगी उनके लो प्राइसेस चार्ज करेगा। फोर्थ इज एडवांटेज टू द फाइनेंस मिनिस्टर। तो फाइनेंस मिनिस्टर को भी हेल्प करती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कैसे? टैक्स की रेट को डिसाइड करने में। अब टैक्स का रेट कैसा होगा? हाई रेट होगा या फिर लो रेट होगा? तो जिन गुड्स की डिमांड कैसी है? इन इलास्टिक है, उनके लिए जो टैक्स है वो हाई रखा जाएगा, और जिन गुड्स की डिमांड कैसी है? इलास्टिक है, उन पे जो टैक्स का रेट होगा वो लो होगा। देखो जिनकी डिमांड इन इलास्टिक थी उन पे क्या हुआ कि अगर उनके प्राइसेस टैक्स लगाने से प्राइसेस इंक्रीज हो गए, और प्राइसेस के इंक्रीज होने से डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, तो यहाँ से जो रेवेन्यू है वो जनरेट हो जाएंगे गवर्नमेंट के। और जिन गुड्स की डिमांड कैसी है? इलास्टिक है, अगर वो टैक्स का रेट हाई रखता तो क्या होते? प्राइसेस इंक्रीज हो जाते, प्राइस के इंक्रीज होने से डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, तो रेवेन्यू तो फिर भी जनरेट नहीं हुए। इसीलिए जिन गुड्स की डिमांड कैसी है? इन इलास्टिक, उन पे हाई रेट से टैक्स लगाया जाएगा, और जिन गुड्स की डिमांड इलास्टिक है उन पे लो रेट से जो टैक्स है वो लगाया जाएगा। फिफ्थ इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बर्डन ऑफ टैक्सेशन। अब क्या करना है? टैक्स का जो बर्डन है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। टैक्स का बर्डन किस पे आएगा? कंज्यूमर पे,
एंड प्रोड्यूसर पे। जिन गुड्स की डिमांड कैसी है, इन इलास्टिक, उनका ज़्यादा बर्डन आता है कंज्यूमर पे। और जिन गुड्स की डिमांड कैसी होगी, इलास्टिक, उनका ज़्यादा बर्डन आता है प्रोड्यूसर पे। इंटरनेशनल ट्रेड, ट्रेड में क्या होता है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल कि जो इंडिया है वो एक्सपोर्ट करने वाली है, गुड्स की सप्लाई करने वाली है दूसरी कंट्रीज़ में, तो जब भी वो सप्लाई करेगी उसको रेट चेक करने होंगे कि वो हाई रेट से करे या फिर लो रेट से सप्लाई करे। तो जिन गुड्स की डिमांड जिस कंट्री में वो एक्सपोर्ट करेगी, अगर वहाँ पे इन इलास्टिक हुई तो उन कंट्रीज़ में हाई रेट से सप्लाई होगा। और जिन कंट्री में जो गुड्स की डिमांड कैसी है, इलास्टिक है, वहाँ पे लो रेट से गुड्स को एक्सपोर्ट किया जाएगा। इम्पोर्टेंस फॉर पॉलिसी ऑफ नेशनलाइजेशन, नेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि जब किसी इंडस्ट्री की ओनरशिप, कंट्रोलिंग एंड मैनेजमेंट पावर को गवर्नमेंट अपने अंडर ले लेगी, तो हम कहेंगे कि उस इंडस्ट्री का क्या हुआ है, नेशनलाइजेशन हुआ है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट को डिसाइड करना होगा कि किन गुड्स के लिए उसको पॉलिसी ऑफ नेशनलाइजेशन अडॉप्ट करनी है। तो ज़्यादातर जो गवर्नमेंट होती है वो उन गुड्स की जो पॉलिसी है नेशनलाइजेशन की वो अडॉप्ट करेगी जिनकी इलास्टिसिटी कैसी होती है, इन इलास्टिक। क्योंकि इन इलास्टिक में क्या होता है कि प्राइसेस इंक्रीज हो या प्राइसेस डिक्रीज हो, डिमांड पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। अगर ये जो गुड्स हैं, जो पब्लिक वेलफेयर के गुड्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर हो गया, रेलवे हो गया, अगर इनको प्राइवेट लोगों को दे दिया तो फिर वो क्या करेंगे, उनके हाई प्राइसेस करके, प्राइसेस को इंक्रीज करके कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करेंगे, आम जनता का शोषण करेंगे। तो कंज्यूमर्स को इसी एक्सप्लॉइटेशन से बचाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, इनको अपने अंडर ले लेगी, इनका नेशनलाइजेशन कर देगी। वेज डिटर्मिनेशन, जो ट्रेड यूनियन होती है वो अपने मेंबर्स की जो वेज रेट है उसको डिटरमाइन करवाने का काम करती है, राइट। तो अब जो ट्रेड यूनियन है, जब भी उसको अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना है तो उससे पहले वो चेक करेगी कि जो लेबर की सर्विस की डिमांड मार्केट में क्या है। अगर लेबर के सर्विस की जो डिमांड है वो कैसी है, इन इलास्टिक, और इलास्टिक भी हो सकती है। अगर इन इलास्टिक डिमांड हुई लेबर की सर्विस की तो वो अपने इस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकती है, वो उनके वेज रेट को इंक्रीज करवा सकती है। अगर लेबर की सर्विस की डिमांड कैसी हुई, इलास्टिक, तो यहाँ पे वो लेबर की जो वेज रेट है उसको इंक्रीज नहीं करवा पाएगी, अपने उस ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर सकती। पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी, पैराडॉक्स का मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास। तो ज़्यादातर हम क्या सोचते हैं कि अगर इंडस्ट्री में प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो जो इनकम है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन जो एग्रीकल्चर सेक्टर में इसका क्या होता है, उल्टा, कि प्रोडक्शन इंक्रीज होने के बावजूद भी जो इनकम है वो कम हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं उनकी इलास्टिसिटी कैसी होती है, इन इलास्टिक। और जैसे ही एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की सप्लाई को इंक्रीज किया जाएगा तो उनके जो प्राइसेस है वो इंक्रीज होने के बजाय क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। नॉर्मली अभी तक हम क्या करते आ रहे थे कि जिन केसेस में इन इलास्टिसिटी होती है वहाँ पे हाई प्राइसेस चार्ज किए जाएंगे, जिनमें इलास्टिक होती है वहाँ पे लो प्राइसेस चार्ज किए जाएंगे। लेकिन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के केस में क्या हुआ कि इन इलास्टिक डिमांड होने के बावजूद भी जब सप्लाई को इंक्रीज किया गया तो उसके प्राइसेस इंक्रीज होने की जगह पे क्या हो गए, कम हो गए। क्योंकि सप्लाई बढ़ने के बाद भी जो डिमांड है वो इंक्रीज नहीं हो पा रही। और इससे क्या हो जाएगा, जब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को सेल किया जाएगा तो जो फार्मर है उनकी इनकम इंक्रीज होने की जगह पे कम हो जाएगी। तो ओवरऑल हम इस टॉपिक को लेके कह सकते हैं कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो हेल्प करती है प्रोड्यूसर को ये डिसाइड करने में कि वो उसको अपने प्रोडक्शन के हाई प्राइसेस चार्ज करने हैं या फिर लो प्राइसेस चार्ज करने हैं।
उसके लिए उसको उस प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी को ध्यान में रखना होगा। अगर इनइलास्टिक हुई तो वो हाई प्राइसेस चार्ज करेगा, अगर इलास्टिक हुई तो वो लो प्राइसेस चार्ज करेगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि आज का जो लेक्चर है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।